नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रायल भारत। रग रग में खबर, नहीं परोसते डर, दिखाते बस खबर। न्यूज ट्रायल भारत के इस खास संस्करण और कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा पीएम के आज के पहले एपिसोड में हमारे दूसरे और बेहद खास मेहमान हैं किशोर कुमार मुन्ना। ये सोनबरसा से 2 बार विधायक का चुनाव जीते हैं और इनका कार्यकाल 2005 से 2010 तक था और इसी दौरान ये 2 बार विधानसभा सदस्य चुने गए थे। और वो भी एक खास बात इनकी जो इन्हें बाकी कई विधायकों और सांसदों से अलग करती है कि ये निर्दलीय चुनाव जीते। स्वागत है किशोर कुमार मुन्ना जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और आपने अपना वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए शुक्रिया। नहीं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये चैनल शुरू किया है और ये सहरसा का बेटा शुरू किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने इसकी शुरुआत भी सहरसा से ही बेहतर समझी कि जन्मभूमि के नाते ये मेरा थोड़ा एक फ़र्ज भी बनता है कि अपनी मातृभूमि का कर्ज अदा करने की पुरजोर कोशिश करूं। एक छोटी सी कोशिश है मेरी। जिस तरह से आपने भी अपने समाज और क्षेत्र के लिए बेटा और भाई का रोल अदा किया, उसी तरह से ये हमारी भी कोशिश है। तो मैं पहला सवाल शुरू करता हूं कि किशोर कुमार मुन्ना को कई लोग किशोर कुमार भी बोलते हैं, मुन्ना भी बोलते हैं, सिर्फ मुन्ना भी बोलते हैं, तो कौन सा नाम सुन के अच्छा फील होता है और किस में लगता है कि अभी मैं बचपने में? मेरे किशोर ही अच्छा लगता है। किशोर ही अच्छा, मेरा वही नाम है, घर का नाम था, निक नाम था, तो अब लगता है कि भाई उससे हम निकल चुके हैं, तो उसी का मैं प्रयोग भी करता हूँ और लोग भी अब उसी के नाम से जानते हैं। इसी नाम से। मेरा अगला सवाल है आपसे कि सूत्रों से पता चला है और जो सहरसा की चुनावी बयार में ये पता चला है कि आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जन सुराज से जुड़ गए हैं। नहीं, जन सुराज तो पार्टी नहीं है, अभी अभियान है। और प्रशांत किशोर जी, ये अभियान अभी बिहार में पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ज़्यादा है, 18 महीने से ये अभियान उन्होंने शुरू किया है जी। तो उसी अभियान के तहत जब वो सहरसा है तो मुझे लगा कि 1.5 साल से या 18 महीना से कोई एक व्यक्ति गांव-गांव पैदल चलता हो जी और लोगों की बात सुनता हो, तो मुझे लगा कि मुझे उससे जुड़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझना चाहिए। और अभी तो पार्टी बना नहीं है, पार्टी का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या होगा, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जो अभियान उनका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो प्रतीत होता है कि लोकसभा चुनाव को तो उन्होंने टाल दिया, उसमें अपनी जो महती भूमिका थी वो नहीं निभाए हैं और उनका जो मेन लक्ष्य है वो मुझे दिखता है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिसमें उनकी कोशिश होगी कि अपने विधायक को दहाई अंकों में ले जाएं, 10 से 15 विधायक, और फिर वो जो बिहार का जो विधानसभा का स्ट्रक्चर है 243 सीटें हैं, और जब ये राजद, लेफ्ट और कांग्रेस और इधर जदयू और बीजेपी के बीच बट जाती है और अगर कोई तीसरा खिलाड़ी आए जो कि 10 से 15 विधायकों को तैयार करे, निकाल ले इस 243 से, तो उनकी खरीद फरोख्त की या उनकी एक किंग मेकर बनने की भूमिका बढ़ जाती है। हो सकता है कि ये लालसा उनकी दिमाग में हो कि 10 से 15 विधायक जिताएं और आरजेडी की तरफ से डिप्टी सीएम का ऑफर आए और जेडीयू बीजेपी जो है शायद चीफ मिनिस्टर भी ऑफर कर दे। प्रशांत किशोर डिप्टी सीएम और एमपी बनने के लिए नहीं आए, अभी तो वो सिर्फ बात करते हैं बदलाव का। बिहार में लगभग 18 साल से नीतीश बाबू की सरकार है, 15 साल लालू बाबू का सरकार रहा, लगभग 40 से 45 साल कांग्रेस की सरकार रही। और कोई भी एमएलए एमपी बन जाए, सरकार बन जाए, उससे यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो एमएलए बनेंगे, ठीक है, कुछ काम हो जाएगा, सड़क बन जाएगा, थोड़ा बिजली लग जाएगा, थोड़ा स्कूल में रंग रोगन भी हो जाएगा,
कुछ सामुदायिक भवन भी बन जाएंगे, लेकिन जो यहाँ की मूल समस्या है बिहार की, वो गरीबी है। बट किसी भी कार्यकर्ता की या सामाजिक कार्यकर्ता की या राजनेता की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो संसद भवन तक पहुंचे, विधायक बने। आप 2 बार रह भी चुके हैं, तो क्या 2025 को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? क्या विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? लड़ेंगे तो किस सीट से लड़ेंगे? और क्या जनसुराज से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, या आपका झुकाव बीजेपी की तरफ है? नहीं, सवाल है कि अभी तो जनसुराज पार्टी बनी नहीं है। जब पार्टी बनेगी तो हम सोचेंगे उसमें। लेकिन मैंने कहा कि किसी के विधायक या सांसद बनने से या मुखिया और जिला परिषद बनने से लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रोजी रोजगार नहीं है। यहाँ लोग वोट जाति के आधार पर देते हैं, धर्म के आधार पर देते हैं। और उसके अलावा आप बोलेंगे कि बिहार में बहुत जाति है, मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा। जाति सिर्फ बिहार में नहीं है, जाति तो बंगाल में भी है, जाति तमिलनाडु में भी है, कर्नाटक में भी है, जाति हरियाणा में भी है, पंजाब में भी, सब जगह जाति है। लेकिन गुजरात में भी है। लेकिन वहां जाति रहने के बावजूद भी लोग कहते हैं कि मोदी जी आपको वोट तब देंगे जब आप कारखाना लगाइएगा, मोदी जी हम आपको वोट तब देंगे जब आप अच्छा स्कूल बनाइएगा, हम आपको मुख्यमंत्री तब बनाएंगे जब आप मेरे लिए सारा सुविधा कीजिएगा। यहाँ तो लोग उसका डिमांड करते नहीं है। यहाँ लोगों ने कहा कि जंगल राज है 15 साल का। मैं भी मानता हूं कि बहुत वर्ष शासन था, तो लोगों ने बदल दिया। नीतीश कुमार जी को एनडीए के नेतृत्व में भाजपा के सहयोग से लोगों ने समर्थन दिया। हम लोग भी उस सरकार में बनाने वाले थे। भाजपा 12 साल साथ में रही। 12 साल में जो मुद्दा था, जो जिस सवाल पर वो आए थे, क्या सवाल था? यही सवाल था ना कि भाई मजदूर का पलायन रोकेंगे, हम कारखाना लगाएंगे, बिल्कुल, हम यहाँ लोगों को रोजगार देंगे, हम अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छा सड़क बनाएंगे, अच्छा हम स्वास्थ्य देंगे। लेकिन आज क्या हो? अभी लोग बोल रहे थे कि भाई फलाना लोगों ने प्रयास किया, फलाना एमपी ने कारखाना लगाने का। अरे कारखाना तो 1973 में यहाँ पेपर मिल की स्थापना की गई थी। यदि पेपर मिल मिलता तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। इस पर मेरा यही सवाल है कि लेकिन आज वो पेपर मिल बिक गया। एनडीए उसी सवाल पर इस इलाके में आया था कि हम इस कारखाना को चालू करेंगे, लेकिन एनडीए ने एक धुर जमीन को बेच दिया। ये लोग बेचने वाले लोग हैं, कोई रोजगार नहीं लगा। अब समझिए कि आजादी के बाद लगभग 25 साल तक अपना बिहार 32% लोगों को पूरे देश में चीनी का सप्लाई करता था। मैंने इसीलिए कहा कि अग्रणी राज्य में था। लेकिन आज जो चीनी है हम उपयोग करते हैं तो दूसरे राज्य से आता है। तो आप जो चुनाव जीते तो इसमें क्या ये हर एक जाति का वोट मिला, या वहाँ जात पात नहीं चला, धर्म वगैरह नहीं चला? कोई इंडिपेंडेंट आदमी चुनाव जीतता हो तो उसको सिर्फ एक जाति का वोट नहीं मिल सकता है, हर जाति का। और आज भी सवाल है कि जात और धर्म में समाज बटा हुआ है। किसी के पास अब तो कोई मुद्दे के आधार पर चुनाव होता नहीं। आज 10 साल से मोदी जी दिल्ली में हैं, लगभग 15 साल से बिहार में भाजपा सरकार में है। नीतीश कुमार 18 साल से राज्य में मुख्यमंत्री है। लगभग 3 साल से वो लालू यादव के साथ है, जिसको उन्होंने कहा जंगल राज और जिसको हटाना है, उसी के साथ उन्होंने राज बनाया। फिर आप इधर चले आए, तो सरकार ऐसे बनेगी बिगड़ेगी उससे सवाल नहीं है। जिसको आपने हटाया था उसी के साथ सरकार बनाया। आप उसको बोलते हैं कि अभी लोग बोलते हैं पलटू चाचा बोलते हैं। भाई पलटू चाचा सिर्फ वही नहीं है, पलटू तो भाजपा भी है और पलटू जदयू भी है, पलटू राजद भी है। बुलेट ट्रेन की कोशिश भाजपा नीति सरकार की, एनडीए गठबंधन की, ये बेहतर है या ये वोट लेने की किसी तरह? आप समझिए इससे कि मोदी जी कहते हैं कि हमको आप वोट दीजिए, वो वोट 2024 का नहीं मांगते, वो कहते हैं कि 2047 का वोट हमको दीजिए, हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। अरे भाई अभी हम तो गरीब हैं,
यहाँ 13 करोड़ लोग में 12 करोड़ लोग गरीब हैं। अब गांव में जाइए, गांव में देखिएगा कि 70% पुरुष नहीं है, वो सब लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में है। महिलाएं गांव में है, उनका जीवन स्तर बहुत निम्नतर है। स्कूल है, स्कूल में पढ़ाई नहीं है, स्कूल में खिचड़ी बट रहा है, और इनके विद्यालय में, महाविद्यालय में डिग्री बट रहा है। और हालत ये है कि कहीं आप, यदि आपके पास थोड़ा पैसा है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। लोग को 5 किलो अनाज मिल रहा है, लोग पूरा खुश है। एनडीए लोग इसी में खुश है कि भाई हमको लालू यादव को बना देना है, हमारे जात का है। अरे भाई आपके जात का है तो आप ही के परिवार का लोग दिल्ली पंजाब में काम कर रहा है, आपकी हालत बदतर है, आप गरीबी में जी रहे हो। अरे वो तो जन्म लेने के साथ करोड़ों हजार का मालिक बन जाता है। तो सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हमाम में सभी नंगे हैं। तो एनडीए नीति गठबंधन ने सहरसा, मधेपुरा, जो मधेपुरा लोकसभा सीट है, वहां से दिनेश चंद्र यादव को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया। मैं क्या उनका लगता है? नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसका आपने नाम लिया है, आप सब लोगों से पूछिए, जितने लोग बैठे हुए, उनके दल के विधायक बैठे हुए हैं, उनके मन में पूछिए ईमानदारी से, भगवान को साक्षी रख के, क्या उनको वोट देंगे? भाई 25 साल से आप यहाँ हैं और आपने एक अच्छा स्कूल नहीं बनवाया। आप मंत्री रहे, एमएलए रहे, एमपी रहे, हर परफॉर्मेंस में आप रहे। आपने कारखाना को, यहाँ का जो जमीन था बैजनाथपुर, उसको कौड़ी के भाव में बेच दिया। यहाँ अच्छा सुविधा नहीं दिया। सवाल है कि आप सिर्फ एमपी बनते हैं और यहाँ का लोग तो क्या है, यहीं बैठे बैठे वो कहेगा कि भाई हमको मोदी जी को वोट देना है, हम दिनेश जी को थोड़े देते हैं। तो भाई जब आप मोदी जी को वोट देते हैं तो यहाँ का एमपी आपको मुंह क्यों दिखाएगा, वो आपके पास क्यों जाएगा? और यहाँ का लोग चूंकि जाति और धर्म में बंधा हुआ है, और वो कहता है कि भाई, मैं ये नहीं कहता हूं कि थोड़ा सड़क बना होगा, तो आपने सड़क चाहा तो सड़क के लिए वोट दिया, लेकिन आप जाइए अस्पताल में, ये सहरसा सदर अस्पताल है, अभी बगल में आप जाइएगा मधेपुरा में, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज खुला है, लगभग 200 डॉक्टर हैं, लेकिन प्रत्येक दिन 200 लोगों का भी इलाज नहीं होता है। अभी ये लोग लंबा चौड़ा दिखाएंगे, पूरा आंकड़ा दिखाएंगे। नीतीश कुमार की कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है, और मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार का ये अंतिम पारी है। अगर और आप भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समाप्त कर देगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा बरगद है कि जो उसके साथ गया उस सबको उन्होंने खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना सहयोगी आप याद कीजिए, शिवसेना को कहां पहुंचा दिया, अकाली था, अकाली को कहां पहुंचा दिया, नीतीश कुमार था, नीतीश कुमार को कहां पहुंचा दिया, चिराग पासवान को कहां पहुंचा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, चूंकि वो सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया है, सिर्फ झूठ परोसने का काम किया है। उन्होंने क्या कहा था आप याद कीजिए, कि हम प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। तो वो सब भूल गया है। अब कहता है हमको आप वोट दीजिए, हम भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। हम 2027 में जो विदेशी ये व्यापार है उसको 3 ट्रिलियन करेंगे। 2030 में हम अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। 2035 में हम स्पेस में जाके ये करेंगे। 2040 में हम जो है सो 5 ट्रिलियन का हम पूरा देश को बना देंगे, और 2047 में दीजिए हम विश्वगुरु बन जाएंगे। अरे 2047 तक आधा लोग इसमें तो मर जाएगा, कोई बचेगा नहीं, तो हम बचेंगे नहीं। और वो कहता है कि भाई हमको दीजिए। हाल की बेहतर प्रशासक आपकी नजर में कौन है, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, या कोई नहीं? कोई नहीं है प्रशासक, दोनों में से। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं है। तो है 10 साल में दुनिया का जितना भी विद्वान आदमी, सबने यही कहा है कि गरीबी दूर करने का 3 ही उपाय है, या तो एजुकेशन है, या फिर कल कारखाना है, मतलब पूंजी है, या फिर खेती है। तो बिहार में या देश में जो शिक्षा का हालत है, बिहार में वो सबसे निम्न स्तर पर है। यहाँ कोई कल कारखाना है नहीं, और यहाँ जो जमीन है सब लोगों ने समाजवाद के नाम पर और साम्यवाद के नाम पर सब लोगों ने नारा जरूर लगाया, सब लोगों ने समाजवादी आंदोलन भी चलाया, बिल्कुल सत्ता पर भी पहुंचा,
मुख्यमंत्री भी बना, लेकिन बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सरकार का आंकड़ा है। आपको और जो 40% लोग हैं उसके पास में 35% लोग को 2 एकड़ से कम जमीन है, और जो 5% है वो जमीन का मालिक है। और उसमें सिर्फ सवर्ण लोग नहीं है, उसमें सवर्ण लोग तो अब जो लोग थे अब नव सामंत लोग भी उसमें आ गए हैं, उन लोगों के पास जमीन है। तो 5% लोग अपने से खेती करते नहीं है, तो इसीलिए खेती है नहीं यहाँ। लोग यहाँ कल कारखाना पूंजी नहीं है, यदि पूंजी रहता तो लोग छोटा सा दुकान कर लेता, छोटा सा रोजगार कर लेता, तो वो भी यहाँ नहीं है। और खेती है नहीं। अभी आपने देखा है सब लोगों ने धान का खेती किया है, धान का फसल बेचा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि धान का फसल कोई 1500, 1600, 1700 रुपया, 1800 रुपया से ज्यादा में नहीं किया है। पंजाब का किसान 2150 रुपया से कम में धान नहीं बेचा है। तो पंजाब का किसान आज मोदी जी को दिल्ली में घेरे हुए है, और बिहार का किसान यहाँ एकदम आनंद में इसी में है कि हमको लालू जी को देना है, हमको मोदी जी को देना है, हमको मंदिर बना दिया है, तो हमको मतलब ये मुसलमान को नहीं आने देना है। हमको जो है सो लालू को डर दिखाता है कि भाई लालू आ जाएगा तो जंगल आ जाएगा, जो शटर था 4 ही बजे बंद हो जाएगा। तो सवाल ये है कि लालू जी आवे या मोदी जी आवे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको लगता है कांग्रेस आवे या मोदी जी आवे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार का जो हालत है, बिहार का बहुत बदतर हालत है। बिहार को कांग्रेस वालों ने लालू के हवाले कर दिया। उसको बिहार से कोई मतलब नहीं है, उसको एमपी जीत के आना चाहिए और उसको दिल्ली में सरकार चाहिए। आप मानते हैं भाजपा वाले का है बिहार से उसको कोई मतलब नहीं, उसको है केंद्र में सरकार, बिहार में केंद्र में सरकार चाहिए। तो उसके लिए हमको एमपी चाहिए, तो हमको 39 एमपी चाहिए, तो वो नीतीश के हवाले कर दिया है। नीतीश का दिमाग काम नहीं करता है, ये नहीं दिखता है उसको। नीतीश डिफंड हो गया है, ये लोगों को नहीं दिखता है। नीतीश काम करने के लायक नहीं है, वो उसको नहीं दिखता है। भाई जिस नीतीश को आपने क्या नहीं कहा, इतना गाली दिया, कोई मुरेठा बांध लिया कि भाई जब तक ये हटेगा नहीं तब तक मुरेठा ही नहीं खोलेंगे। किसी ने कह दिया कि नीतीश कुमार लालू जी के साथ जाके जंगल राज का पोषक हो गया, तो भाई कोई आइडियोलॉजी नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं। दिनेश चंद्र यादव को यहाँ कोसी का विकास पुत्र कहा जाता है, यहाँ का विनाश पुत्र है। लेकिन यहाँ के लोगों का हालत ये है कि जब वोट देने जाएगा, जब गांव जाइएगा अभी कहेगा ए बाबू गली नहीं है, ए बाबू नली नहीं है, ए बाबू हमको 5 किलो के अनाज जो है सो 4 किलो ही मिलता है, चाहे वो अनाज में जितना भ्रष्टाचार। ए बाबू बिजली का बिल जो है वो भले ही घर घर बिजली पहुंच गया है, लेकिन बिल 2000 के बदले 8000 रुपया देना पड़ता है, बहुत महंगा हो गया है। तब भी वो जब जाएगा तो जाति और धर्म के नाम पर उसी को वोट दे देगा। सहरसा में सवाल है कि विकल्प नहीं है। ठीक है, सहरसा में फ्लाईओवर बनने की संभावना है या नहीं? फ्लाईओवर को किसने रोका है? अभी हमारे पहले जो माननीय जी बोल रहे थे वही तो गए थे रोकने के लिए। जो माननीय सांसद विकास पुत्र कहते हैं, उन्होंने अकेले नहीं, वो उनके तमाम एमएलए जो समय सरकार था उसमें महागठबंधन की सरकार था, तो वो फिर एनडीए के जो एमएलए थे वो भी सब लोग एक साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गया, फिर वो रेल मंत्री जी के पास गया, पीयूष गोयल जी के पास और अश्विनी वाजपेयी के पास गया, फिर वो नितिन गडकरी जी के पास गए, एमपी एमएलए सब लोग मिलकर